तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटीज़ के बारे में कि दैट डू वी हैव टू रीड ऑल द एनसीईआरटीज़, इज एनसीईआरटीज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आगे वीडियो बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके डेली वीडियोस बनाने का। और बस यही, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब एनसीईआरटीज़ की बात होती है तो ये बोला जाता है कि एनसीईआरटीज़ के बिना यूपीएससी क्रैक करना इम्पॉसिबल है। बट ऐसा है कि अगर आपने ऑलरेडी एनसीईआरटीज़ जैसे बेसिक पढ़ी है, अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम के लिए गैप लेते हैं फिर प्रिपरेशन करते हैं, तो ऑफकोर्स उनके बेस में गड़बड़ हो ही जाती है। ऑफकोर्स आप ग्रेजुएशन करोगे तो 11th-12th का जो भी एनसीईआरटी आपने पढ़ा है वो भूल जाओगे। तो इसी वजह से आपको एक बार एनसीईआरटी को पढ़ना होता है सो दैट आपका बेस क्लियर हो सके। देन उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड बुक पे स्विच करोगे तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। और ऐसा देखा भी गया है कि जो एनसीईआरटीज़ है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं। तो इसी वजह से जो ज़्यादातर लोग हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। तो आइए शुरू करते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए किस क्लास की एनसीईआरटीज़ पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ज्योग्राफी के लिए। आपको ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। इससे क्या होगा, आपका बेस बहुत क्लियर हो जाएगा ज्योग्राफी का। और कुछ जो टॉपर्स हैं वो तो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने सिर्फ ज्योग्राफी के लिए सिर्फ क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं और कुछ भी नहीं। फिर बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए आपको क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एट वर्क प्लस क्लास 12th की एनसीईआरटीज़, ये एनसीईआरटीज़ इम्पॉर्टेंट है। आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। आपको उनको ऐसे रटना सा नहीं है, आपको इसे पढ़ना है एक बार और उससे आपको छोटे छोटे से नोट्स बनाने हैं। देन उसके बाद बारी आते हैं इकोनॉमी की। तो इकनॉमी के लिए भी क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटीज़ इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्लास 12th की माइक्रो इकोनॉमिक ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 11th क्लास के ना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए ना ओल्ड एनसीईआरटीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए अगर हम देखें तो RS शर्मा की है एक ओल्ड एनसीईआरटी, वो पढ़ लीजिए। देन बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी है वो है बिपिन चंद्रा की, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी। देन वी हैव मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री के लिए है सतीश चंद्र की जो एनसीईआरटी है वो वाली। देन वी टॉक अबाउट द आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी काफ़ी है, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। दिस इज़ इनफ फॉर आर्ट एंड कल्चर। देन वी टॉक अबाउट साइंस एंड टेक। तो साइंस और टेक के लिए ना क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की एनसीईआरटी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। प्लस जो साइंस और टेक है ना ये मोस्टली क्या है, बेस्ड है किस पे, करंट अफेयर पे। तो आप क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है आपको। वो भी बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, नॉट फिजिक्स और केमिस्ट्री। दैट इज़ नॉट टू इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल थोड़े कुछ टॉपिक हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार आपको सब पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है करंट अफेयर। तो इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज एनसीईआरटी के बारे में ही बात करेंगे। तो बस यही था, ऑल द एनसीईआरटीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप परचेज़ कर सकते हैं इन्हें किसी भी ऑनलाइन स्टोर से। प्लस ऑफलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपके भाई बहन हो 11th-12th ऐसे क्लास में तो आप उनके एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। मेरे लिए एनसीईआरटीज़ बहुत ईजी हैं पढ़ना, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के, तो लाइक मेरे लिए काफ़ी ईजी है। तो मैं उन्हीं से पढ़ भी लेती हूँ अगर मुझे कोई डाउट होता है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप भी ट्यूशन पढ़ाइए।
तो यहाँ बात करूँ कि मैं आपको रीड कैसे करना है, बेसिकली आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए मैं आज टॉपिक लूँगी क्या, ग्लोबलाइजेशन। तो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी, जितनी भी एनसीईआरटीज़ मैंने बताई हैं उनके हर एक चैप्टर को एक बार ऐसे रीडिंग टाइप की करनी है ना। तो लाइक मोस्ट ऑफ द लोगों को लाइक समझ में नहीं आती पहले बार में, तो आप एक बार ऐसे रीड करो उसे एज अ स्टोरी बुक। देन सेकेंड रीडिंग में क्या है, आप जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मार्क कीजिए मार्कर से। प्लस उसके साथ साथ क्या है, आप क्या है जो भी नोट्स होते हैं छोटे छोटे से नोट्स बनाइए। जैसे यहाँ पे एमएनसीज़ के बारे में बात है, तो एमएनसी का क्या काम है, कैसे है और क्या क्या इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, तो एक तो तरीका होता है शॉर्ट नोट्स बना लो आप, वो तो आपको पता ही है। तो वो तो आप किसी भी सब्जेक्ट के बनाते ही होगे, शॉर्ट नोट्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो तो आप बना भी लोगे। वी टॉक अबाउट द माइंड मैप्स। माइंड मैप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज़ तो आपको पता होगी कि बचपन में हम जब पढ़ते हैं ना, तो अपन जो टीचर्स होते हैं वो अपन को पिक्चर फॉर्म में सारी चीज़ें याद कराते हैं, क्योंकि जो अपना ब्रेन होता है वो पिक्चर्स पे ज़्यादा क्या करता है, फोकस करता है, उसे पिक्चर की चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। तो इस वजह से अगर आप माइंड मैप बना के याद पढ़ोगे ना, तो यकीन मानिए आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक के लिए याद रहेंगी। मैं ऐसा बहुत करती हूँ, मैं माइंड मैप्स बनाती हूँ ऑलमोस्ट। जब भी मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ ना और मुझे किसी भी चैप्टर में ऐसे डाउट होता है, तो मैं उसका माइंड मैप बनाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे बनाना है, फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन। तो क्या है ग्लोबलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, ये क्या कहलाएगा, ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा, है ना। तो क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए, दैट मार्केट अवेलेबिलिटी, कि अगर मार्केट अवेलेबल है तभी तो वहाँ पे कोई भी जो एमएनसीज है वो आके अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगी या कुछ भी, ठीक है। देन वी हैव टेक्नोलॉजी, देन वी हैव एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, देन द लेबर एबिलिटी सॉरी ओके। तो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो हैंस आप इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, तो आप इस तरीके से कुछ माइंड मैप्स बना सकते हो, तो ये ईजी रहेगा आपके लिए while preparing और while revising। जब आप रिवाइज करोगे ना बाद में, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एक बार जब भी आप स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन, तो 1 या 2 महीना दीजिए, 2 महीने दीजिए आप सारी एनसीईआरटीज़। तो 2 महीना आप एनसीईआरटीज़ को दीजिए, आप सारी एनसीईआरटीज़ उसमें कवर कीजिए जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे। ये सारी एनसीईआरटीज़ के बारे में मैं इनकी पिक भी अपलोड कर दूँगी इंस्टाग्राम चैनल पे अपने, तो आप वहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पढ़िए, देन उसके बाद आप जो स्टैंडर्ड बुक है उस पर स्विच कीजिए। स्टैंडर्ड बुक की जो बुक लिस्ट है मैंने ऑलरेडी सेकेंड लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी है, आप उसको एक बार देख लीजिए। देन फिर आप अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मुझे ना सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं आगे पढ़ भी सकती हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो आपके अंदर एक रहेगा कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हो पाएगा, तो दिक्कत आएगी काफ़ी आपको। इसलिए आप ज़रूर एक बार एनसीईआरटीज़ पढ़िए। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आपको समझ में आया होगा कि एनसीईआरटीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, और आप अपनी तैयारी काफ़ी आसानी से कर पाएंगे अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे तो बस यही था आज का वीडियो। आप सबसे मैंने पूछा था इंस्टाग्राम पे कि आप एनसीईआरटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो या स्टडी ब्लॉग चाहते हो, तो आपने एनसीईआरटीज़ बोला था, तो बस यही रहा आज के आपका ब्लॉग, सॉरी नॉट ब्लॉग यही रहा आज का वीडियो आप सबके लिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, तब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं।